वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है साथियों। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2024 जिसका कि एग्जाम डेट डिक्लेयर हो गया है और वो एग्ज़ाम कब होना है 28 जनवरी 2024। तो जैसा आपको पता है एग्ज़ाम 3 चरणों में होनी है। तो फर्स्ट फेज का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 28 जनवरी 2024 को होना है और इसके लिए हमारा 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 सबके लिए कंपलसरी है। तो पेपर 1 की तैयारी एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे लगातार जारी है और पेपर 1 हमारा क्या मध्य प्रदेश जीके, एमपी जीके। तो मध्य प्रदेश जीके को हम लोग कवर कर रहे हैं और ऐसे वैसे कवर नहीं कर रहे साथियों, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग टू द पॉइंट और यूनिट वाइज क्लासेस चल रही है। तो अगर आप भी चाहते हैं आप क्लासेस करना, हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, बिल्कुल फ्री में आप भी क्लासेस कर सकते हैं। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें ताकि आने वाले क्लासेस की वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट को पढ़ने वाले हैं और ये हमारा मध्य प्रदेश के आधुनिक कालीन राजवंश है ना। जैसे हम लोग प्राचीन कालीन राजवंश को पढ़ लिया है, मध्यकालीन राजवंश को भी पढ़ लिया है, अब हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश के आधुनिक कालीन राजवंश, मॉडर्न डायनेस्टी ऑफ मध्य प्रदेश, मॉडर्न डायनेस्टी ऑफ मध्य प्रदेश। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जाने कि मध्य प्रदेश के इतिहास में आधुनिक युग का प्रारंभ किसको मानते हैं? मराठों के उत्कर्ष, मराठों का जो यहाँ पे उत्कर्ष हुआ और दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। ये 2 मेन पॉइंट हैं जिसको मध्य प्रदेश में आधुनिक युग का आरंभ माना जाता है, मराठों का उत्कर्ष और ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। बाद में हालांकि आधुनिक राजवंशों में सिंधिया और होलकर वंश की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसने? सिंधिया और होलकर। तो मध्य प्रदेश में मराठों के से और भी वंश थे है ना, सिंधिया थे, होलकर थे, इसके अलावे भी थे, लेकिन जैसे कि भोंसले थे। लेकिन यहाँ पर जो मध्य प्रदेश में जिनका प्रभुत्व रहा, जिनका प्रभाव रहा वो सिंधिया और होलकर ही थे है ना। कौन कौन थे? सिंधिया और होलकर। बाद बाकी जो कि पेशवा हो गए, भोंसले हो गए, उन सब का यहाँ पे कोई संबंध मध्य प्रदेश से नहीं था। ठीक है, तो चलिए मराठा वंश के बारे में पढ़ते हैं। आधुनिक मध्य प्रदेश में जो भी आधुनिक राजवंश, इसमें मराठा वंश बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने यहाँ पर अच्छा खासा प्रभुत्व स्थापित किया था आधुनिक काल में मराठा राजवंश में। हालांकि मराठा राजवंश का कह सकते सपना जो था पूरे भारत में कब्जा करने का था, पूरे भारत पे राज करने का था, मुगलों का उत्तराधिकारी भी उसे माना जाता था। ठीक है, तो इसीलिए उनका प्रभाव अखिल भारतीय स्तर पर होना था। तो इसी दौर में उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार मध्य प्रदेश के क्षेत्र में भी किया था और मध्य प्रदेश का जो जहाँ पर उनका सबसे ज़्यादा प्रभाव था वो था खानदेश और दूसरा गोंडवाना। मराठों ने अपना अधिपत्य स्थापित कर लिया था मध्य प्रदेश के कौन से जगहों पर? खानदेश और गोंडवाना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपना अधिपत्य स्थापित मराठों ने किया था। 1722 में जब पेशवा कौन थे? बाजीराव प्रथम ने मालवा पर प्रथम बार आक्रमण किया। मालवा कहाँ था? मध्य प्रदेश। इस पर प्रथम बार कब आक्रमण किया? मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने 1722 में। 1724 में इन्होंने क्या किया? अब चौथ, जो मराठा चौथ वसूलते थे, चौथ वसूलने को लेकर युद्ध शुरू हो गया और 1724 में चौथ की वसूली के लिए मराठों ने युद्ध कर दिया मालवा क्षेत्र में चौथ वसूली के लिए। हालांकि इस युद्ध में मराठों की ही जीत हुई। 1737-38 में क्या हुआ? मराठा पेशवा उस समय भी बाजीराव प्रथम थे 1737-38 में। तो बाजीराव प्रथम और जो निजाम थे दोनों को एक संधि करनी पड़ी, दुरई की संधि। क्यों करनी पड़ी? मध्य प्रदेश का जो मालवा वगैरह इलाका था, इस क्षेत्र में चौथ की वसूली को लेकर जो झड़प हुई और इसी को लेकर युद्ध हुआ और बाद में ये समझौता हुआ दुरई की संधि के तहत और चौथ वसूलने का अधिकार मराठों को मिला। तो किस संधि के तहत? निजाम और मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम की बीच संधि हुई, तो दुरई की संधि, जो कि 1737-1738 में हुई थी। जैसे ये संधि कब हुई थी आपसे पूछा जाएगा, दुरई की संधि कब हुई थी? 1737-38। किसके बीच हुई थी? बाजीराव प्रथम और निजाम के बीच। चौथ की वसूली को लेकर युद्ध किया था किसने? बाजीराव प्रथम ने। किस इलाके के चौथ की वसूली को लेकर? तो मालवा, है ना। अब बाजीराव प्रथम ने पहली बार मालवा पर कब आक्रमण किया? 1722 में। या बाजीराव प्रथम ने पहली बार मध्य प्रदेश के किस इलाके में आक्रमण किया? तो वो भी हमारा आंसर मालवा होगा। इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से आएंगे साथियों। तो अगले देखते हैं होलकर वंश। होलकर वंश
मध्य प्रदेश के होलकर वंश का संस्थापक मल्हार राव होलकर थे। कौन थे? मल्हार राव होलकर। इसने 1732 में इंदौर, यानी जो मालवा का जो क्षेत्र में पड़ता था इंदौर को राजधानी बनाया। मध्य प्रदेश के होलकर वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आपको होलकर वंश का संस्थापक कौन हो गया? मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर इसने क्या किया? 1732 में इंदौर को राजधानी बनाया। इंदौर को राजधानी किसने बनाया? मल्हार राव होलकर ने। कब बनाया? 1732 में। इसी प्रकार आगे बढ़ते 1766 में क्या हुआ? मल्हार राव होलकर की मृत्यु हो गई और इसके पश्चात माले राव होलकर अगला शासक बने। याद रखिएगा, मल्हार राव होलकर प्रथम शासक थे, संस्थापक थे। इसकी मृत्यु होती है। इसके पास कौन बनते हैं अगले शासक? माले राव होलकर। माले राव होलकर शासक बने। इसी बीच 1767 से 1797 30 साल तक अहिल्याबाई ने पेशवा की अनुमति से इंदौर राज्य का प्रशासन संभाला। आपसे पूछा जाएगा किस महिला मराठा वीरांगना ने इंदौर का राज्य प्रशासन संभाला था? तो ये हो जाएगी अहिल्याबाई। और इंदौर का राज्य प्रशासन संभाला था, इसको याद रखना, कहाँ का संभाला था? इंदौर का। और कब से कब तक? 1767 से 1797, यानी पूरे 30 साल तक इन्होंने यहाँ का प्रशासन संभाला था। इसलिए इसको मध्य प्रदेश का लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है, अहिल्याबाई को। इसी के साथ जो महत्वपूर्ण बात हुई वो तुकोजी तृतीय का जब काल था उसके समय क्या किया गया? ये जो राज्य था हमारा उसको भारत संघ में विलय कर दिया गया। यानी तुकोजी तृतीय ने क्या किया? जब आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान बना तो तुकोजी तृतीय ने भारत में विलय की घोषणा कर दी और राज्य का विलय किसमें हो गया? भारत में। और भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से आता है, जो 1732 ईस्वी में मालवा में जो 5 राज्य स्थापित हुए थे वो राज्य का नाम और वहाँ कौन कौन से राजवंश थे, इससे संबंधित प्रश्न आपसे अक्सर पूछे जाते हैं, क्योंकि मालवा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मालवा में जो 5 राज्य स्थापित हुए थे उन 5 राज्यों का नाम देख लें यहाँ पे, और उसके कौन कौन से राजवंशों का वहाँ पे शासन था। जैसे ग्वालियर में बड़ा ही फेमस है, सिंधिया वंश का राज था। ग्वालियर में किसका राज था? सिंधिया वंश। इसी तरह इंदौर में होलकर। धार राज्य में आनंद राव, जिसको आनंद राव पंवार वंश, ये कहाँ पे थे? धार में। देवास 2 तरह का था, एक बड़ी पाती एक छोटी पाती। तो देवास बड़ी पाती में तुकोजी वंश था और देवास छोटी पाती में जीवाजी राव सिंधिया। तो इसे आपको याद रखना साथियों, इसे आपको बिल्कुल रट लेना है। ग्वालियर में सिंधिया, इंदौर होलकर, धार आनंद राव पंवार वंश, देवास बड़ी पाती। याद रखिए, देवास जब बड़ी पाती बोलेंगे तुकोजी वंश है ना, और देवास जब छोटी पाती बोलेंगे तो जीवाजी वंश। याद रखिएगा, छोटी पाती में जीवाजी वंश। अब सिंधिया वंश जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आधुनिक मध्य प्रदेश के जितने भी राजवंश सिंधिया राजवंश काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस राजवंश का अभी भी अस्तित्व है, इसके अंश अभी भी है ना, सिंधिया वंश। ग्वालियर में सिंधिया वंश के संस्थापक राणोजी सिंधिया थे। तो सिंधिया वंश कहाँ था? ग्वालियर में। इसके संस्थापक कौन थे? राणोजी सिंधिया। इस वंश यानी सिंधिया वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? महादजी सिंधिया थे। सिंधिया वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? महादजी सिंधिया। इन्होंने पानीपत के तृतीय युद्ध में भी भाग लिया था। किसने? महादजी सिंधिया ने। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में। तो 1761 के पानीपत के तृतीय युद्ध में महादजी सिंधिया ने भाग लिया था। 1765 में क्या हुआ? 1765 में गोहद के जाट जो थे राणा लोकेंद्र सिंह से महादजी सिंधिया ने ग्वालियर का किला जीत लिया। महादजी सिंधिया ने ग्वालियर का किला किससे जीता? लोकेंद्र सिंह से, राणा लोकेंद्र सिंह से, जो कि जाट थे, और 1765 में जीता। आपसे पूछा जाएगा महादजी सिंधिया ने ग्वालियर का किला किससे जीता? तो राणा लोकेंद्र सिंह से। कब जीता? 1765 में। चलिए आगे बढ़ते साथियों। महादजी सिंधिया ने दिल्ली पर कब्जा किया और मुगल सम्राट शाह आलम को गुलाम कादिर
के नियंत्रण से मुक्त करवाया। जैसा कि आप सभी अवगत होंगे कि इस दौर में मुग़ल सम्राट बस एक कठपुतली बनी हुई थी। इसी में जब मुग़ल सम्राट शाह आलम बने तो उसके काल में गुलाम कादिर जो उसका वजीर था काफ़ी प्रभावी हो गया और उसने शाह आलम को नज़रबंद कर दिया था। किसने? गुलाम कादिर ने। इसी से, इसके नज़रबंदी से महादजी सिंधिया ने शाह आलम को मुक्त कराया। ये बहुत बड़ी बात है कि एक क्षेत्रीय स्तर का कह सकते हैं कि शासक राष्ट्रीय स्तर के शासक को पुनः सत्ता दिलाने में मदद कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात थी मराठों के लिए। तो फिर से एक बात देख लें, महादजी सिंधिया ने मुग़ल मुग़ल सम्राट शाह आलम को गुलाम कादरी के नियंत्रण से मुक्त कराया, उसे गद्दी पर भी बिठाया, है ना। 1794 में क्या हुआ? दौलत राव सिंधिया महादजी सिंधिया के उत्तराधिकारी बने। आगे जब बढ़ते हैं तो 1794 का समय आता है जब दौलत राव सिंधिया जो थे वो महादजी सिंधिया के उत्तराधिकारी बने। आगे बढ़ते साथियों, सिंधिया वंश में ही आगे देखते हैं 1810 में दौलत राव सिंधिया ने क्या किया? ग्वालियर को राजधानी बना दिया। दौलत राव सिंधिया ने किसको राजधानी बनाया? ग्वालियर को, 1810 में। इससे पूर्व जो सिंधिया वंश की राजधानी हुआ करती थी वो उज्जैन हुआ करती थी। तो उज्जैन से राजधानी को ग्वालियर में किसने बदला? दौलत राव सिंधिया ने। इसके बाद और भी शासक हुए जिसमें जाको जी 1827 से 1843 तक बने। इसी प्रकार जियाजी राव, जिसे जाको जी 1827 से 43 बने, उसी प्रकार जियाजी राव 1843 से 1886 तक रहे। माधव राव 1886 से 1925 तक रहे। काफ़ी लंबा सबका कार्यकाल रहा है। तथा जीवाजी राव इसके बाद शासक बने 1925 के बाद, और फिर वो अंत तक रहे जब तक कि भारत का कह सकते भारत में उनका विलय नहीं हो गया। इसी पर सिंधिया वंश के राजा जीवाजी राव, सिंधिया वंश के जो राजा थे जीवाजी राव 1925 में जो शासक बने थे, इन्होंने 1948 में यानी भारत की आज़ादी के बाद क्या कर दिया? अपने राज्य का विलय भारत संघ में कर दिया। और इसके कारण इसे जो संयुक्त संघ बना और उसका राज प्रमुख बनाए रखा। संयुक्त संघ जो बना भारत, जो कि अपना अलग होकर बना, और उसमें जो आपका देसी रियासत थी, देसी रियासत को जो मिलाया गया, ये जो संयुक्त संघ बना, संयुक्त संघ के पहले राज प्रमुख किसे बनाया गया? आपका जीवाजी राव को। जीवाजी राव सिंधिया का निवास स्थल जो कि ग्वालियर में ही था, जिसका नाम था जय विलास पैलेस। आपसे पूछा जाता कभी कभी जय विलास पैलेस किसका निवास स्थल है? तो जीवाजी राव सिंधिया का। वर्तमान में एक संग्रहालय के रूप में मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है, जहाँ पे लोग कह सकते हैं वहाँ पर देखने जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे उसके कह सकते हैं कि संग्रहालय में उनकी तरफ प्रयुक्त की गई चीज़ें वहाँ पे आज भी मिलती हैं। तो ये था साथियों आज के लिए इम्पोर्टेंट क्लास, जहाँ पे हम लोग देख रहे थे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की क्लासेस, और पेपर 1 हमारा एमपी जीके था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। साथियों आप चैनल पर अगर नए हैं और आप भी चाहते हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की क्लासेस करना चाहते हैं, बिल्कुल पूरे सिलेबस की तैयारी करना चाहते हैं, यूनिट वाइज तैयारी करना चाहते हैं, डिटेल में करना चाहते हैं, तब हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के लिए काम चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल बटन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाले नेक्स्ट सभी क्लासेस की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसे देख सकें। थैंक यू वेरी मच।